मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग मिल रहे हैं अपने नए वीडियो लेक्चर में। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़े थे लेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल के बारे में, है ना। मतलब लेंस तक की सारी कहानियाँ ख़त्म कर चुके हैं हम लोग। प्रिज्म हो चुका है हम लोग का, रिफ्रैक्शन का सारा टर्म देख चुके हैं हम लोग। अब बातें करनी थी हम लोग को ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में जो सबसे पहला आपका आता है, जो एक नेचुरल हम लोग को बना के ही दिया गया है, मतलब इनबिल्ट है। जैसे फ़ोन में आपका इंस्टॉल्ड ऐप होता है प्री इंस्टॉल्ड, वैसे ही हम लोग का जो इनबिल्ट आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दिया गया है वो है आपका आई। ह्यूमन आई से बेस्ट इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट तो कोई है भी नहीं, और इससे अच्छा कोई कैमरा है भी नहीं। देखते हैं काफ़ी इनफाइनाइट डिस्टेंस तक कभी हम लोग अपना एक क्लियर इमेज देख सकते हैं अपने रेटिना पे। मतलब ये काफ़ी अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा एडजस्टेबल है। एक होता है बहुत दूर तक हम फोकस एडजस्ट कर सकते हैं कैमरा से, लेकिन इसका तो इनफाइनाइट तक फोकस एडजस्ट हो सकता है बहुत अच्छा तरीके से, है ना, और बहुत कम टाइम में। अभी आप सामने देख रहे हो किसी भी चीज़ को, अगर वहाँ से वो दीवार हटा दिया जाए और वो आपका क्या कहते हैं, मान लो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक या 2 से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर डिस्टेंस तक भी देखना हो, आप तुरंत देख पाओगे। इसमें एडजस्टमेंट टाइम बहुत ही कम होता है। तो बात करते हैं हम लोग अपने प्यारे से आँख की। ये एक रफ डायग्राम है आई का, ठीक है। ये पूरा आई का एक रफ डायग्राम हमने लिया है, आपके बोर्ड पर दिख भी रहा है आपको। एक्चुअली ये जो आई है, इस पूरे इसको हम लोग कहते हैं आई बॉल। इस पूरे को क्या कहते हैं, आई बॉल, ठीक है। और इसका रेडियस होता है, रेडियस डायमीटर नहीं कर देते, रेडियस करेंगे तो 1.25 हो जाएगा। डायमीटर इसका होता है 2.5 सेंटीमीटर, नियर अबाउट कर सकते हैं, अप्रॉक्स टू 2.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। एक्चुअली ये देखा जाए तो देखने से तो फील आ रहा होगा आप लोगों की ये कंप्लीट स्फेरिकल नहीं है, थोड़ा सा कह सकते हैं कि इलिप्टिकल शेप लिया हुआ है थोड़ा सा, लेकिन इसको हम स्फेरिकल मान के ही चलेंगे। और डायमीटर इसकी कितनी लेके चलेंगे हम लोग, नियर अबाउट 2.5 सेंटीमीटर। अब ये नेट हमारा जो आई बॉल है यानी आई है, इसमें कितने पार्ट्स होते हैं। तो सबसे बेसिक एक पार्ट है तो आपका आँख का आई लेंस। आई लेंस के आई लेंस को जो होल्ड करता है उसको कहते हैं हम लोग सिलियरी मसल्स। हम सब के बारे में बात करेंगे क्यों करके। उसके सामने एक स्क्रीन टाइप का बना होता है मसल्स का ही, उसको कहते हैं आइरिस। और उसके बीच में ये जो सेंटर पार्ट है जिससे लाइट इंटर करता है आई लेंस तक, इसको कहते हैं पिपिल। इस वाले को कहते हैं पिपिल, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं फ्रंट पार्ट, ये जो फ्रंट स्फेरिकल पार्ट देख रहे हैं लेंस के जस्ट सामने, इसे कहते हैं हम लोग कॉर्निया। और ये जो बाहर का आप ये पार्ट देख रहे हो जो कि हार्ड कवर होता है, जो बाहर के किसी भी आपके क्या कहते हैं चोट से आपको बचाता है, उसे कहते हैं हम लोग स्क्लेरोटिक, जो कि एक्चुअली ये बोन्स का बना होता है, ठीक है। अब देख रहे होंगे आपने यहाँ देखा है ये कुछ म्यू लिखा हुआ है, इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है। देखिए एक्चुअली आपका जो आई लेंस है वो आई को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। फर्स्ट को कहते हैं हम लोग एंटेरियर चैम्बर और सेकंड को कहते हैं पोस्टेरियर चैम्बर, है ना। एंटेरियर चैम्बर में जो लिक्विड भरा होता है उसे कहते हैं हम लोग एक्वस ह्यूमर। क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर। और पोस्टेरियर चैम्बर में जो भरा होता है लिक्विड उसे कहते हैं हम लोग विट्रस ह्यूमर। क्या कहते हैं, विट्रस ह्यूमर, ठीक है। इन दोनों ह्यूमर्स का यानी इसका और इसका, इन दोनों का कंबाइंड जो हमारा, इन दोनों का कंबाइंड जो आपका म्यू होता है वो होता है 1.336। बस किसी किसी किताब में करता क्या है कि थोड़ा सा चेंज कर देता है, यहाँ 1.336 ले लेता है और इसको 1.337 कर देता है, लेकिन ऑलमोस्ट वो सेम ही है, ठीक है। तो ये हो गया दोनों का म्यू। लेंस, इसको कहते हैं क्रिस्टलाइन लेंस। ये क्रिस्टलाइन जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, क्रिस्टलाइन जिसको या लाइन जो बोलिए, ये एक्चुअली ये प्रोटीन है। यानी ये लेंस किसका बना होता है, प्रोटीन का, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैरी करता है 1.40 से लेके 1.42 तक, ठीक है।
और ये स्क्लेरोटिक के जस्ट नीचे एक ये लेयर होता है जिसको कहते हैं कोरॉइड, और ये लेयर जो होता है वो ब्राउनिश ब्लैक होता है। ब्राउनिश ब्लैक कहने का मतलब कि हल्का काला भूरा रंग का हो सकता है, ठीक है। और ये करता क्या है, ये बचाता है काफ़ी तेज़ लाइट से, यानी जब सुपरफ्लुअस लाइट आती है आपके आंखों पर तो उससे ये आपको बचाता है। और उसके जस्ट नीचे आता है अपना पर्दा। पर्दा मतलब जिस पे चित्र बनेगा, विचित्र ना बनेगा लेकिन चित्र बनेगा। ये पर्दा है जस्ट इसके नीचे आंखों का, जिस पे हम अपना क्या कहते हैं इमेज देखते हैं, और इसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं, रेटिना के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, रेटिना के नाम से जानते हैं। और रेटिना पे दो स्पॉट होता है, एक को कहते हैं येलो स्पॉट और दूसरे को कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। एक को क्या कहते हैं येलो स्पॉट और दूसरे को कहते हैं क्या, ब्लाइंड स्पॉट। येलो स्पॉट वैसा स्पॉट है जहां सबसे अच्छा इमेज बनता है, यानी हाई क्वालिटी इमेज कहां बनेगा, येलो स्पॉट के पास। और यहां पे सबसे डल यानी सबसे खराब, यानी कहने को मतलब कि इमेज आप उसको ना ही मानो तो बेहतर होगा, वो बनता है किस स्पॉट पे, ब्लाइंड स्पॉट, यानी यहाँ पे लाइट सबसे कम मिलेगा हमको। और ये जो आप देख रहे हो एक्चुअली ये ऐसा होना चाहिए था, इसको भी हमको यहाँ लेके आना चाहिए था, वो थोड़ा सा डायग्राम में बन नहीं पाया। तो हम कह सकते हैं ये है हमारा ऑप्टिक नर्व। ये कौन सा नर्व है, ऑप्टिक नर्व, जो ब्रेन तक जाता है। और यही मेन फंक्शन करता है आपको इमेज दिखाने का। क्योंकि एक्चुअली है क्या, अगर आप ध्यान से देखो तो ये कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस पे, और हम उसको स्क्रीन पर उतार रहे हैं इमेज को। इसका मतलब जो इमेज बनना चाहिए वो रियल बनना चाहिए, है ना। इमेज कैसा बनना चाहिए, रियल। और रियल के साथ साथ क्या रहेगा, वो इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगा, है ना। तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगा किस पे, रेटिना पे। लेकिन हम लोग कभी भी ऐसा नहीं होता है कि हम इन्वर्टेड इमेज देखते हैं सामने वाले का कि पैर ऊपर और सर नीचे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो होता क्या है, ये ऑप्टिक नर्व जो है वो सेंस देता है ब्रेन को, और ब्रेन जो है उसको कन्वर्ट कर लेती है, मतलब रियलाइज आपको होता है किस तरह से, मतलब सीधा जैसा है इमेज है वैसा ही। तो ये हो गया ओवरऑल इसका। अब इसके बारे में एक एक टर्म के बारे में बात करते हैं। जैसे देखिए ये आइरिस है क्या, ये आइरिस क्या बोलते हैं, स्क्रीन है, उसके बीच के सेंटर को हम लोग क्या कहते हैं, जो ओपन पार्ट है उसको क्या कहते हैं, पिपिल, ठीक है। और ये पिपिल क्या करता है, ये पिपिल आपके अंदर इंटर कर रहा होता है लाइट को, ठीक है। जब आप देखते हो कि अंधेरे वाले एरिया में चले जाओ, जैसे एकदम अंधेरा हो और वहाँ आपको कुछ दिख नहीं रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे आपको वहाँ दिखने लगता है कुछ कुछ, तो होता क्या है, जब आप लाइट वाले एरिया में रहते हो, जैसे बहुत ज़्यादा लाइट है, तो वहाँ आपका पिपिल छोटा होता है, ताकि वो एक स्टैंडर्ड अमाउंट में जो आपको लाइट चाहिए उतना ही इंटर करने दे, उससे ज़्यादा इंटर करने नहीं दे, ताकि आपकी आंखें खराब ना हो, ठीक है। लेकिन अब आप अचानक से चले गए अंधेरे में, या लाइट थी घर में, अचानक से कट गया, पूरा अंधेरा हो गया, अब क्या हुआ, तो अभी आपके आई का जो पिपिल है उतना ही छोटा है, उतना ही लाइट आना चाह रहा था जितना, लेकिन लाइट की अमाउंट तो घट चुकी है। फिर भी अभी आपको इतना अमाउंट तो चाहिए ताकि वो लाइट आए तो दिखे कुछ। तो होगा क्या कि अब अंधेरा हो चुका है, तो वो पिपिल थोड़ा सा बड़ा होगा, यानी ये जो पिपिल है या आइरिस है, ये अपने आप को एडजस्ट करता है किससे, इंसिडेंट लाइट के रिस्पेक्ट में। जो इंसिडेंट लाइट आता है उसके हिसाब से ही अपने आप को एडजस्ट करता है। अगर डे लाइट हो यानी ज़्यादा लाइट हो तो आइरिस इतना कर लेगा कि पिपिल बहुत छोटा बन जाए, है ना। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ जाएगा, पिपिल बड़ा हो जाएगा, कब, जब अंधेरा ज़्यादा हो, यानी ये अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। सिलेरी मसल्स के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। और इसमें हाँ, ये तो क्रिस्टलाइन लेंस की बात होगी, कॉर्निया की बात कर लेते हैं। कॉर्निया जो है इसके बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि एक ऐसा डिफेक्ट है जो कॉर्निया के कारण ही होता है, इसलिए आप इसको जान लीजिए कि कॉर्निया हमेशा क्या होता है, स्फेरिकल होता है। कॉर्निया क्या होता है, हमेशा स्फेरिकल होता है, और इसमें कुछ पिगमेंट्स होते हैं, पिगमेंट्स बात तो बायो में पढ़ लीजिएगा, पिगमेंट्स होते हैं जिसके कारण हम लोग इसका अलग अलग कलर देखते हैं, है ना। हर एक आँख का कलर जो होता है वो अलग अलग होता है, वो किसके कारण होता है, कॉर्निया के कारण ही होता है। और सब तो हो गया, हाँ, येलो स्पॉट हो गया, रेटिना हो गया। रेटिना क्या बोलते हैं, वो जिसपे हमारा इमेज बनेगा। स्क्लेरोटिक
एक हार्ड से मतलब कवर है आपके आई के चारों ओर, जो आपको आई को बचाता है बाहर के किसी भी इफेक्ट से। कोरॉइड ए ब्राउनिश ब्लैक होता है, क्लियर है। इसको पहले एक बार बना लो, 2 मिनट का समय देते हैं, इसको बनाओ, फिर हम लोग आगे चलेंगे। हो गया नोट, बन गया डायग्राम। चलो अब हम बात करेंगे सी का, सिलियरी मसल से ही बात करेंगे, थोड़ा सा वो हाँ बाकी का बात कर लेंगे थोड़ा थोड़ा। और जो नोट करना था तुम नोट कर ही चुके हो, तो जो ज़रूरत का चीज़ है उसको मिटा देते हैं। तो जान ही रहे कि विट्रस ह्यूमर ही रहेगा उसमें, और ये एक्वस ह्यूमर है हमारा। कॉर्निया कैसा बोले थे, स्फेरिकल, ठीक है। एक नॉन स्फेरिकल के कारण एक डिजीज होता है, उसके बारे में बात करेंगे। नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने 10th में, एस्टिग्मेटिज्म। अब देखो यहाँ पर क्या है कि ऑब्जेक्ट कहीं भी हो बाबू, आपका इनफाइनाइट पे हो, आपके नज़दीक हो, आपसे किसी पार्टिकुलर डिस्टेंस पे हो, इमेज हमेशा कहाँ बनता है, रेटिना पे। यानी जो इमेज का डिस्टेंस है इस लेंस से वो हमेशा फिक्स्ड है, वो कभी भी चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। और इसका म्यू तो हमको दिया हुआ है, लेकिन एक बात बता देते हैं, ये लेंस कुछ इस तरह से बनाया गया कि इसका दोनों का रेडियस सेम नहीं होता है, लेकिन हम लोग अपने एजम्पशन के लिए मान लेते हैं कि रेडियस सेम है, ठीक है। लेकिन R1 R2 अलग होता है। हम लोग मान के चलते हैं कि इस केस में R1 और R2 इक्वल है R के, तो उस हिसाब से मेरा जो फोकल लेंथ निकलता है, फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या था, 1/f इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू वन माइनस 1 म्यू अपॉन म्यू वन माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अब मान लो कि R1 R2 सेम है, तो ऑब्वियस है कि R1 आपका पॉजिटिव और R2 निगेटिव। उस हिसाब से जो मेरा फोकल लेंथ आएगा वो कितना होगा, म्यू माइनस 1, ठीक है। म्यू अपॉन म्यू वन को हम मान के चलते हैं, ये म्यू, चलो म्यू अपॉन म्यू वन ही कर लेते हैं, हटाओ ना यार, इतना सोचना क्या। म्यू अपॉन म्यू वन माइनस 1, ये तो हो गया, इनटू 1 अपॉन R, और R1 आपका प्लस R है और R2 आपका माइनस R है, तो ये फिर प्लस R हो जाएगा, और रिजल्ट हो जाएगा 1 अपॉन f इक्वल्स म्यू अपॉन म्यू वन माइनस 1 इंटू 2/r। और अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ म्यू म्यू वन 2 तो कांस्टेंट हो गया ना हमारा, क्योंकि म्यू तो दिया हुआ ही है, ये फिक्स है 1.40, और म्यू वन भी फिक्स है आपका 1.336, और उस हिसाब से सिर्फ आपका f डिपेंड किस पे कर रहा है, r पे, ठीक है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब देखो हमने क्या बोला कि कहीं भी ऑब्जेक्ट हो उसका इमेज कहाँ बनेगा, रेटिना पे। यानी कहने का मतलब क्या है कि v जो है वो फिक्स्ड है I के लिए। किसके लिए, I के लिए v क्या है आपका, फिक्स्ड है, ठीक है। और हमने आपका I लेंस का जो फॉर्मूला पढ़ा है वो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f है, पढ़ा है ना, ठीक है। तो अब देखो, तो 1/v यहां से कितना हो जाएगा, 1/u प्लस 1/f, और f का वैल्यू हम लोग रख देते हैं डायरेक्ट, 1/f का ही वैल्यू रख देते हैं, तो 2 इंटू म्यू माइन अपॉन म्यू वन माइनस 1, और डिवाइड में तो r है ही हमारा, ठीक है। अब होगा क्या, u और r पर डिपेंड क्या करेगा, v तो कांस्टेंट है आपका, तो एक v क्या आपका कांस्टेंट ही है ना। तो देखो अब ये है कि कहने का मतलब क्या है कि u अगर चेंज करना है तो तुमको r को भी चेंज करना होगा, क्योंकि इसके बिना v का कांस्टेंट होना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि तो सोचो तुम कि अगर r कांस्टेंट रह जाए, r चेंज ही ना करे, और u तो चेंज हो रहा है, कभी इनफाइनाइट, कभी कुछ पार्टिकुलर डिस्टेंस, कभी कुछ डिस्टेंस, है ना, अलग अलग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट अलग अलग डिस्टेंस पे। तो u जब चेंज हो रहा है
और आर कांस्टेंट रह जाए तो वी तो हर हाल में चेंज कर जाएगा, लेकिन यहाँ क्या है कि वी फिक्स्ड है, वी क्या है तुम्हारा फिक्स्ड है। जब वी तुमने फिक्स्ड कर दिया तो तुमको यू और आर दोनों को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे चेंज करेंगे वो समझते हैं। तो मान लेते हैं u को हम लोग d, यानी कहने का मतलब कि लेंस से d डिस्टेंस आगे एक ऑब्जेक्ट रख दिए हैं हम लोग, इस लेंस से d डिस्टेंस आगे एक ऑब्जेक्ट रख दिए हैं। तो u हो गया मेरा -d, u क्या हो गया मेरा -d। तो अब देखो यहां से क्या रिजल्ट आएगा, तो 1/v इक्वल्स आएगा इक्वल्स -1/d प्लस 2/r μ/μ1 -1, ठीक है। तो 1/v प्लस 1/d इक्वल्स हो जाएगा 2/r μ/μ1 -1। क्लियर है। अब सोचो ये तो तुम्हारा कांस्टेंट है, ठीक है। अगर ये इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा, ठीक है। और r पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है f, और उस हिसाब से क्या होगा f भी इंक्रीज करेगा। क्लियर है। यानी कहने का मतलब जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, रेडियस बढ़ेगा, फोकल लेंथ बढ़ेगा, ठीक है। फोकल लेंथ बढ़ेगा, ठीक है। और फोकल लेंथ बढ़ता है तो पावर घटता है, तो पावर क्या होगा डिक्रीज करेगा। जब हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे तब, जब हम नजदीक आएंगे तो सेम वही चीज d डिक्रीज करेगा तो r डिक्रीज करेगा तो f डिक्रीज करेगा तो पावर आपका इंक्रीज कर जाएगा। यानी दो केस हमको मिल रहा है, इसको मिटा दे रहे हैं हम। दो केस क्या मिला, देखो दो केस क्या मिला कि जब d बढ़ रहा है, d बढ़ रहा है तो सीधा सीधे हम r की बात काहे को करें, सीधा हम ये बात करें कि f बढ़ रहा है। f बढ़ रहा है मतलब पावर घट रहा है, और d घट रहा है तो f घट रहा है तो पावर बढ़ रहा है, ठीक है। अब जरा देखो इस बात को समझो कि रेडियस घटता है तभी तो फोकल लेंथ घट रहा है, तो लेंस कैसा रहा होगा इस केस में और इस केस में। देखो जब फोकल लेंथ घटा है यानी रेडियस घटा है तो कुल मिलाकर लेंस कुछ ऐसा रहा होगा, रेडियस कम का। और इस केस में, इस पार्टिकुलर केस में लेंस ऐसा रहा होगा, तब रेडियस बढ़ गया होगा क्योंकि बड़ा सर्कल बनाएगा, ये एक बड़ा सर्कल बनाएगा और ये बहुत छोटा सर्कल यहीं पर खत्म कर लेगा, है ना। तो ये जो केस है, इस केस में क्या किया होगा, सिलियरी मसल्स इस लेंस को कंप्रेस किया होगा, ऐसा कंप्रेस किया होगा कि रेडियस बढ़ जाए। यानी सिलियरी मसल्स इस केस में क्या करेगा, कंप्रेस करेगा लेंस को। कंप्रेस करेगा किसको, लेंस को। तो कंप्रेस जब करेगा लेंस को, इसका मतलब कि वो अपना टेंशन बढ़ा देगा, है ना। ये अपना टेंशन क्या करेगा, बढ़ा देगा। और ये क्या करेगा, अपना टेंशन घटा देगा। कौन, सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स इस वाले में टेंशन घटाएगा और इस वाले में टेंशन बढ़ा देगा। तो जब टेंशन बढ़ाएगा इस वाले में, यानी टेंशन जब बढ़ेगा, इसका मतलब कि सिलियरी मसल्स को ज़्यादा प्रेशर लगाना होगा। यानी अपने आई को आपको क्या करना होगा, ज़्यादा प्रेशर लगाना होगा। कब, जब हम नज़दीक का ऑब्जेक्ट देखेंगे तब। जब दूर का ऑब्जेक्ट देखेंगे तो उसका सिलियरी मसल का टेंशन क्या है, कम है। तो टेंशन कम है तो आप आराम से देख सकोगे, ठीक है। जब हम सन को या मून को देखते हैं तो सन को देखते तो भी ठीक है, मून को भी देखते हैं तो रिलैक्स वे में देख पाते हैं। अभी मत बोला कि सर मून का लाइट थोड़ा सा अच्छा होता है, इसका रेंज, उसको रिलैक्स वे में देख पाते हैं, डिस्टेंस के कारण भी ये देख पाते हैं। स्टार को भी रिलैक्स वे में देखेंगे तो अच्छे से देख पाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जो आपका रिलैक्स किसके लिए मिलता है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए जो बहुत ज़्यादा दूर पे हो, और जो एकदम क्लोज हो वो आपको दिक्कत करता है। लिटरली इसको आप देख भी सकते हो कि जब किसी ऑब्जेक्ट को आप पास लाते हो तो देखने के लिए आपको ज़्यादा मतलब गौर करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। लेकिन अब एक चीज़ और बात करते हैं, हम एक और बात करते हैं कि क्या फोकस जो है सिर्फ आर पर डिपेंड करता है। जैसे अभी देखो यहाँ पे इस चीज़ को अभी हटा दो, ये तो अभी हो गया, इसका यूज कर ही लिए हम लोग।
सिर्फ फोकस सिर्फ आर पर ही डिपेंड करता है या फोकस हमारा म्यू पर भी डिपेंड करता है? फोकस म्यू पर भी तो डिपेंड करता है। वेरी गुड, फोकस म्यू पर डिपेंड करता है। तो म्यू तो बोलोगे सर कांस्टेंट है यहाँ पे। वेरी गुड, हम मान भी रहे हैं कि म्यू कांस्टेंट है, लेकिन म्यू जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ का। म्यू क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका? वेवलेंथ का। और वेवलेंथ चेंज हो सकता है अलग अलग कलर के लाइट के लिए। यानी हम कहें तो अलग अलग कलर के लाइट के लिए म्यू चेंज करेगा, है ना? म्यू चेंज करेगा, और म्यू चेंज करेगा तो एफ भी चेंज कर जाएगा। यानी म्यू, अब देखो कैसे, म्यू इनवर्सली है वेवलेंथ के और एफ इनवर्सली है म्यू के। इसका मतलब म्यू डायरेक्टली हो जाएगा, एफ डायरेक्टली हो जाएगा म्यू के। यानी जैसे जैसे म्यू बढ़ेगा वैसे वैसे एफ होगा। तो सामने अरे सॉरी वो एफ डायरेक्टली हो जाएगा वेवलेंथ के। मतलब जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे फोकस बढ़ेगा। यानी हम जानते हैं कि लेमडा आर बड़ा होता है लेमडा वी से। इसका मतलब कि फोकस जो होगा रेड वाले के लिए बड़ा होगा वायलेट से। ठीक है, तो यहाँ फोकस किसके लिए ज़्यादा दिख रहा है हमको? रेड वाले के लिए। ठीक है, और फोकस हमने जब रेडियस से कंपेयर किया था तो स्ट्रेच जब हुआ था जब रेडियस बढ़ा था, जब हमारे इस तरह से देखो, जब इस वाले केस में मेरा रेडियस क्या था? ज़्यादा था और फोकस भी ज़्यादा था। इस वाले केस में रेडियस कम था, ठीक है, और फोकस भी कम था। देखो तो अब जरा देखो यहां फोकस किसका? वायलेट वाले का कम है। यानी फोकस जो है वो वायलेट वाले का कम है और फोकस रेड वाले का ज़्यादा है। तो रेड वाले का ज़्यादा है तो रेडियस भी ज़्यादा। तो कुछ इस तरह से उसके लिए लेंस रहेगा रेड वाले के लिए। यानी रेड वाले को ऐसा लेंस लगेगा देखने में, और वायलेट वाले के लिए लेंस जब होगा वो इस तरह का होगा। तो बताओ फिर कौन, एक ही पार्टिकुलर डिस्टेंस पे जब हम रेड को देख रहे हैं और एक बार वायलेट को देख रहे हैं तो रिलैक्स किसके लिए फील करेंगे? तो हम रिलैक्स रेड वाले के लिए फील करेंगे। इसलिए लाल थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगता है। एक पार्टिकुलर डिस्टेंस पे आप आराम से उसको रिलैक्स में देखते हैं, इसको अलग, ठीक है। और वायलेट वाला थोड़ा सा टिपिकल होता है देखना एक पार्टिकुलर डिस्टेंस पे। तो यानी डिस्टेंस सेम है अभी हमारा, डी को सेम रखा हमने, लेकिन जब हम अलग अलग कलर की बात कर रहे हैं तो वायलेट वाले में हमको क्या हो रहा है? थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है देखने में। लेकिन जब रेड वाले को हम देख रहे हैं तो हमको थोड़ा रिलैक्स लग रहा है देखने में। और जैसे जैसे हम रेड से वायलेट की तरफ जाएंगे वैसे वैसे हमारा क्या कहते हैं, वो टेंशन बढ़ेगा देखने का। मतलब वो जो है, जो पावर हमको लगाना पड़ रहा है अपने से, वो क्या होगा? वो बढ़ेगा। क्योंकि फोकस कम तो पावर ज़्यादा, और फोकस ज़्यादा तो पावर कम। ये तो हम लोग जानते ही हैं कि पावर फोकल लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये पूरा एक कहानी है, इसको थोड़ा सा हल्का सा नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। नोट हो गया तुम लोग का? अब देखो ये जो तुम देख रहे हो कि फोकस हमारा जो है एडजस्ट हो रहा है, इस एडजस्टमेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं? आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में। इस एडजस्टमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं एकोमोडेशन। क्या कहते हैं? एकोमोडेशन ऑफ आई। एकोमोडेशन ऑफ आई क्या है? तो इट इज द एडजस्टमेंट ऑफ आई लेंस विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, या फिर विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट पोजीशन। यानी अलग अलग पोजीशन पर अगर ऑब्जेक्ट हो उसके हिसाब से अगर हम अपने फोकस को क्या कर रहे हैं? एडजस्ट कर रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं? एकोमोडेशन ऑफ आई। ठीक है, अब इसके बाद एक पूछता है रेंज क्या है विजन का। तो विजन का रेंज, विजन कौन? एवेंजर्स वाला नहीं, ठीक है। रेंज क्या है विजन का, मतलब हमारे देखने का रेंज क्या है। तो उसमें एक चीज बात होता है कि रेंज कैसे निकालेंगे। अगर हमको ये पता हो कि हम मिनिमम कहाँ तक देख सकते हैं और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं तो हम रेंज बता सकेंगे। वेरी गुड। तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो आप सबको मालूम है, इट इज इन्फिनिटी। जनरल पर्सन के लिए क्या है? ये इन्फिनिटी है। एक हेल्दी पर्सन के लिए क्या कहा गया है?
इन्फिनिटी माना गया है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस जो हम देख सकते हैं वो क्या है, इन्फिनिटी है, ठीक है। और एक होता है, आप लोगों को याद होगा क्लास 10th में आपने पढ़ा था, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट विजन, ये डिस्टिंक्ट विजन है क्या? जब कभी कभी हम बोर्ड पर छोटा सा लेटर लिख देते हैं तो आप लोग बोलते हैं दिखता नहीं है, होता है ना। तो एक्चुअली है क्या कि जिस चीज को आप डिस्टिंक्ट में देख पाओ, जिस चीज को आप क्या हो डिस्टिंक्ट वे में, मतलब अलग अलग, साफ स्पष्ट, जब हम एक बड़े से बोल्ड लेटर में लिखेंगे तो आप आराम से देख लेते हो, और जब उसी को छोटा सा हम लिख दें यहाँ पे तो नहीं दिखता है साफ। जबकि हमने लिखा, हमको भी दिख रहा है कि क्या लिखे हैं हम, लेकिन आपको नहीं दिख पाता है, जबकि ये बोल्ड लेटर में आराम से आपको दिख रहा होता है। रीजन वही है, यही चीज इसको हम कहते हैं डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब हमको सब अलग अलग दिखे, मतलब RETINA हमको अलग अलग दिखे, और अगर ऐसा होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं। क्लियर है? और ये जो डिस्टेंस होता है, ये जनरल पर्सन में, जो हमारा मतलब हेल्दी पर्सन है, उसके लिए 25 सेंटीमीटर होता है, जो वेरी करता है अलग अलग पर्सन। वैसे ही आपका ये इनफाइनाइट वाला भी आपका अलग अलग पर्सन पे वेरी करता है। जैसे ये आपका बच्चों में आपका 15 सेंटीमीटर होता है बच्चों में, और बच्चों में कितना होता है 15 सेंटीमीटर होता है, और बड़ों में ये 40 सेंटीमीटर होता है। बड़ों का मतलब क्या, आपके घर के बड़ों नहीं, मतलब बड़े कहने का मतलब ये हो गया कि, एक बार फिर से इसको लिख देते हैं, शायद लगता नहीं दिख रहा है, तो फिर बोलोगे सर ये डिस्टिंक्ट तो हो ही नहीं पाया। बच्चों में ये कितना बोले थे वो 15 सेंटीमीटर, और जो ये ओल्ड एज पर्सन होते हैं उनमें 40 सेंटीमीटर होता है। लेकिन जो जनरल है हमारा, जो एक मतलब हेल्दी पर्सन के लिए है, वो कितना है 20। ठीक है, ये किसके लिए बोले थे, नॉर्मल वाले पर्सन के लिए। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे नॉर्मल। ये किसके लिए, नॉर्मल पर्सन के लिए। किसके लिए, नॉर्मल, ई बुद्धरू सब के लिए, यानी चाइल्ड लोग के लिए, और ये ओल्ड एज वालों के लिए। ठीक है, लेकिन जनरल आप 25 ही रहिएगा। तो रेंज तो अगर आप देखा जाए तो इन्फिनिटी ही हो गया ना। अरे इन्फिनिटी से 25 घटाओ तो इन्फिनिटी ही मिलेगा, या लेकिन हम कह सकते हैं कि बियॉन्ड 25 एंड टिल इन्फिनिटी। जैसे अगर आप इसको फील करो एक चीज़ को, मान लिया किसी बस या बस के ड्राइवर से बात करो, आपको अच्छे से फील बताएगा, या कोई ट्रक का ड्राइवर, उसको अपने एक पार्टिकुलर डिस्टेंस के बाद ही कोई ऑब्जेक्ट दिखता है। जैसे कि 3 फीट या 4 फीट के डिस्टेंस से पहले उसको कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है, उसके बाद का उसको सारा दिख रहा होता है। तो वैसे ही आपके आँख के 25 सेंटीमीटर के पहले का कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है तो उसको आपको नहीं दिखेगा, लेकिन 25 सेंटीमीटर के बाद का ऑब्जेक्ट दिख जाएगा। लेकिन क्या 25 सेंटीमीटर के बाद का सारा ऑब्जेक्ट दिखेगा, बात में दब है। 25 सेंटीमीटर के बाद का क्या सारा ऑब्जेक्ट दिखेगा, तो उसमें भी एक बात है, क्या है उसको समझते हैं। ये तो फिक्स है कि 25 सेंटीमीटर तक का दिखेगा, लेकिन 25 सेंटीमीटर के बाद का क्या दिखेगा उसके बारे में थोड़ा जान लें। तो कहता क्या है कि वैसा ऑब्जेक्ट, दैट ऑब्जेक्ट, वैसा ऑब्जेक्ट विच मेक्स एन एंगल ऑफ 1 मिनट। 1 मिनट यानी अप्रोक्स इसको कह सकते हैं 1/60 डिग्री। याद होगा आप लोग पढ़े हैं क्लास 11th में डिग्री मेजरमेंट और रेडियन मेजरमेंट। उसमें डिग्री मेजरमेंट पढ़ा था आपने कि 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल होता है और 1 मिनट 60 सेकंड के इक्वल होता है। तो कह रहा है कि वैसा ऑब्जेक्ट जो एंगल बना है कितना का, 1 मिनट का, ऑन योर आई इज विजिबल टू यू, इज विजिबल टू अस। यानी कम से कम कितना मिनट का एंगल बना है, 1 मिनट का। यानी अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, और मान लो ऐसे हटाना है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है और ये तुम्हारा आँख है, और ये पूरा तुम्हारे आँख पर 1 मिनट का अगर एंगल बना रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट तुमको विजिबल होगा। अगर वो एंगल एकदम से छोटा हो जाए तो विजिबल नहीं होगा। जैसे कि छोटे छोटे पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स, या बहुत ही छोटा लिखा हुआ लेटर, लाइक
दिस, ये आपके आंखों पर 1 मिनट से कम का एंगल बना रहे होते हैं, आपको दिखता नहीं है ना। तो आप करते क्या हो, उसके लिए आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो, जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इस तरह का यूज करते हैं। फिर टेलीस्कोप भी हमको पढ़ना है ना, इसके बारे में देखेंगे हम लोग। तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या करता है, एक उसको आप क्या कहते हैं, इसको एक और चीज़ तो कहते हैं हम लोग, छोड़ो कुछ भी कहते होंगे, पहले सिंपल माइक्रोस्कोप की बात कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल आ रही ना, सिंपल माइक्रोस्कोप करता क्या है, इनलार्ज करता है छोटे से ऑब्जेक्ट को, ठीक है। इनलार्ज करता है क्या, छोटे से लिखे हुए लेटर्स को भी, जनरली स्पाई लोग इसको यूज करते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या करता है, एकदम से जो माइक्रोब्स हैं, ठीक है, जो एकदम से माइक्रो पार्टिकल्स हैं उनको इनलार्ज कर देता है। और वो एक बेसिक कंडीशन पे चलता है, हमने पढ़ा था कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस होगा या कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर होगा, तो जो फाइनल मैग्निफिकेशन होता है वो इन दोनों के मैग्निफिकेशन का मल्टीपल होता है, पढ़े हैं हम लोग। तो उसी कंसेप्ट पे यूज करता है। तो मान लो कि एक लेंस का मैग्निफिकेशन 5 है, अगले का मैग्निफिकेशन 10 है, तो जो टोटल मैग्निफिकेशन होगा वो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप इस पे वर्क करता है, इसमें वहां 2 लेंसेज होते हैं। और हाँ, मैग्नीफाइंग ग्लास, सिंपल माइक्रोस्कोप को मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं, थोड़ा स्लिप हो गया था माइक से। तो मैग्नीफाइंग ग्लास हमारा जो बेसिक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग किसकी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो उससे थोड़ा सा और ज़्यादा बड़ा है ना, ठीक है। इसको पहले तुम इसको नोट किया, पहले इसको पहले नोट करो जल्दी से। तो चलो अब हम स्टार्ट कर ही देते हैं हमारा अपना नया टॉपिक, सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो उसमें एक लेंस लगा होता है जो कि कन्वेक्स लेंस होता है, जिसको होल्ड किया जाता है एक वुडन या प्लास्टिक फ्रेम पे या फिर मेटालिक फ्रेम पे विथ हैंडल के साथ रहता है ना, वो देखें आप लोग। और उसका यूज करते हैं हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का मैग्नीफाइंग इमेज देखने के लिए। और अगर इमेज हम देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वो इमेज हर हाल में वर्चुअल रहा होगा। सोचने वाला बात है बाबू कि हम इमेज देख पा रहे हैं, मतलब कि वो वर्चुअल इमेज रहा होगा, क्लियर है ना। तो हमने करना क्या है कि मैग्नीफाइंग ग्लास से वर्चुअल इमेज लेना है, यानी कन्वेक्स लेंस से वर्चुअल इमेज लेना है। तो आपने जब पढ़ा है इस टॉपिक को, लेंस से इमेज फॉर्मेशन, तो एक चीज़ क्या सीखा था कि वर्चुअल इमेज मेरा लेंस में तभी बनता है जब ऑब्जेक्ट फोकस से पोल के बीच में हो, पढ़ा है हमने। चलो ठीक है, यानी अगर ये लेंस है हमारा उसमें, तो ऑब्जेक्ट, अरे सॉरी, ये हमको थोड़ा अजीब लग रहा है देखने में। पहला बात तो आपको लग रहा है कि आपको लेंस भी दिख रहा होगा, क्योंकि ये बहुत ही मतलब कलर एकदम से खराब हो चुका है। चलो हम दूसरे से देखते हैं। और मौसम भी काफ़ी अच्छा है, हवा काफ़ी तेज चल रही है और बरसात का मौसम है। तो ये है हमारा लेंस और हमने रखना है हमारा ऑब्जेक्ट फोकस से पोल के बीच में। कहाँ रखेंगे, फोकस से पोल के बीच में। तो चलो कहाँ, फोकस से पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखें। तो ये गया फोकस से, अरे रे 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 ऐसे, ये गया, हाँ इस बार जाएगा ना, नहीं जाएगा, इस बार भी ये नहीं जाएगा, मन नहीं है इसको। ये हाँ अब सही है, ये गया फोकस से, नहीं होता तो फोकस को ही इधर ले आते। तो चलो फोकस से तो ये चला गया और एक जाएगा हमारा इस, अरे यार ये क्या हो गया, थोड़ा सा और फोकस को उधर करना होगा, नहीं तो ये इमेज देखने में बहुत ही बढ़िया लगेगा। ये थोड़ा सा इसमें दिक्कत है, हाँ अब सही है। ये फोकस से भी गया और ये यहाँ गया है और ये बातें इसकी मिलेंगी इस पॉइंट पर आके, किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे। तो चलो ये हमारा बन गया इमेज, वेरी गुड। तो
तो और ये इमेज हमारा मैग्नीफाइड है, ये तो हमको दिख भी रहा है। मान लो ये ऑब्जेक्ट हमारा ए बी था और ये ए डैश बी डैश है, ठीक है। और ये अच्छे से इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये फाइनल वाला जो इमेज है वो कितना होगा, 1 मिनट से ज़्यादा का एंगल बना होगा। मिनिमम तो 1 मिनट बना था, मैक्सिमम कितना भी बने, कितना भी का मतलब क्या डिग्री में थोड़े बन जाएगा, कुछ मिनट ही रहेगा, ठीक है। तो अगर हमसे कोई पूछे सिंपल माइक्रोस्कोप है क्या, तो हम क्या बोलेंगे कि इट इज़ द अरेंजमेंट, है ना, ऑफ कन्वेक्स लेंस विच इज़ यूज टू मैग्नीफाई द इमेज ऑफ अ स्मॉल ऑब्जेक्ट या टू सी द क्लियर इमेज, है ना, ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल, ठीक है। और इसको बनाते कैसे हैं, तो सिंपल एक कन्वेक्स लेंस लेते हैं, उसको क्या करते हैं, एक प्लास्टिक के या फिर मेटालिक के फ्रेम में एडजस्ट करते हैं विथ एक हैंडल, जिसके कारण आप उसको होल्ड कर सकते, क्लियर है। और उसके बाद इसका मैकेनिज्म क्या है, वर्किंग क्या है, तो ये उस प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि जब भी हम किसी कन्वेक्स लेंस के पास एक ऑब्जेक्ट रखे फोकस से पोल ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, फोकस से ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो वो उसका मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। ये इसका प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। वर्किंग में क्या करेंगे, तो वर्किंग में हमको एक्चुअली फाइंड आउट करना होता है, इसका एक टर्म है जो कि आपको हर एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आएगा, उसे कहते हैं हम लोग मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर, जो भी हम बोले हैं आपको कुछ वर्ड, क्या क्या बोले कि लेंस सिंपल माइक्रोस्कोप है क्या, तो एक सिंपल एक कन्वेक्स लेंस है जिसका यूज किया जाता है छोटे पार्टिकल का मैग्नीफाइंग इमेज देखने के लिए, ठीक है। बनाते कैसे हैं, तो वुडन फ्रेम में रखते हैं। फिर इसका प्रिंसिपल क्या है, जिसका प्रिंसिपल एक ही है कि कन्वेक्स लेंस हमेशा मैग्नीफाइंग इमेज बनाता है जब ऑब्जेक्ट कहाँ फोकस से लेकर ऑप्टिक सेंटर के बीच में हो। अब इसका मैग्नीफाइंग पावर जो कि इसके वर्किंग में यूज आएगा, मैग्नीफाइंग पावर होता क्या है उसके बारे में जान लें। मैग्नीफाइंग पावर होता क्या है, द रेशियो, दिख रहा है क्या, द रेशियो ऑफ एंगल formed by image to the angle formed by object, ठीक है, when both are at least distance of distinct vision, ठीक है, यानी डी पर हो। और इसको डिनोट करते हैं एम से, और एम इक्वल्स होगा बीटा अपॉन अल्फा। याद होगा हमने आपको पहले ही बोला था कि जब भी कहीं इमेज का एंगल आए उसको हमेशा हम बीटा से लेंगे, और जब भी ऑब्जेक्ट का एंगल आएगा उसको हमेशा क्या लेंगे, अल्फा से लेंगे। तो यहाँ भी वही बीटा अपॉन अल्फा। तो अब हमने किया क्या कि सबसे पहले क्या कहा कि ऑब्जेक्ट भी कहाँ होना चाहिए, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। तो मान लो कि ऑब्जेक्ट का एक वर्चुअल कंडीशन ले लेते हैं हम लोग कि वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रखा हुआ है, ठीक है। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हमसे, ठीक है। ए बी है इसका वैल्यू लेंथ, और ये एंगल कुछ फॉर्म कर रहा होगा यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट है तो इसने एंगल कितना फॉर्म किया होगा, अल्फा एंगल फॉर्म किया होगा, ठीक है। डिस्टेंस कितना है इसका, डी है। तो अल्फा इक्वल्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे tan अल्फा लगाना होगा। तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन डी। और एंगल छोटा होता है ना, हम लोग जब भी इस बात की स्टडी करते हैं सब चीज़ का, तो एंगल क्या लेते हैं, छोटा लेते हैं। तो स्मॉल एंगल, यहाँ से tan अल्फा क्या आ गया हमारा, tan अल्फा आ गया ए बी अपॉन डी। और स्मॉल एंगल के लिए क्या होगा, स्मॉल एंगल के लिए क्या होगा, तो स्मॉल एंगल के लिए होगा ये कि tan अल्फा नियर अबाउट अल्फा हो जाएगा। तो अल्फा हो जाएगा मेरा ए बी अपॉन डी, ठीक है। तो tan अल्फा हो गया आपका, अल्फा हो गया आपका कितना, ए बी अपॉन डी। और ये इमेज जो एंगल बना रहा है ये बीटा है, ठीक है। और मान लेते हैं ये कितने डिस्टेंस पे है, यू डिस्टेंस पे है। तो यहां से बीटा आ जाएगा आपका क्या, ए बी अपॉन यू।
अब दोनों वैल्यू को वहां रख दो तो m कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन यू, और ये हो गया ए बी अपॉन डी, ए बी से ए बी कैंसिल, दैट इज डी अपॉन यू। अब जैसे जैसे u वैरी करेगा वैसे वैसे आपका क्या कहते हैं, वैसे वैसे आपका क्या वैरी करेगा, m वैरी करेगा, क्योंकि ये u कांस्टेंट नहीं है, u वैरी कर सकता है यहां से लेके यहां तक। अब उसका भी रीजन है, क्योंकि अगर इसको इधर वैरी करवा देंगे रियल इमेज बन जाएगा, रियल इमेज विजुअल नहीं होता है, तो हमको वर्चुअल ही चाहिए। तो वर्चुअल हमारा यहां से यहां तक ही वैरी हो सकता है, f से o के बीच में। क्लियर है ना? तो f से o तक हम जैसे जैसे u को वैरी करेंगे वैसे वैसे m वैरी करेगा। दो केस हमको पूरे माइक्रोस्कोप में पढ़ना होता है, एक नॉर्मल एडजस्टमेंट जिसको कहते हैं जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हो, दिट इज कॉल्ड नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है। और एक होता है हम लोग पढ़ते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन एडजस्टमेंट, जब आपका फाइनल इमेज बने डी पर, ठीक है। तो दो हम लोग पढ़ेंगे, एक नॉर्मल एडजस्टमेंट और एक आपका ये जो भी है, ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं। तो पहला एक केस क्या हो गया हमारा, नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो पहला बात करते हैं हम लोग किसका, नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, ऑब्जेक्ट कहां होता है, फोकस पे, और फाइनल इमेज होता है इन्फिनिटी पे, फाइनल इमेज होता है इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब इस केस में जो है वो u किसके इक्वल हो जाएगा, आपके f के इक्वल होगा, और जो रिजल्ट आएगा हमारा m का वो होगा d अपॉन f, ठीक है। अब जरा देखो, तुम ऑब्जेक्ट को यहां ले आओ, एंगल ये बनेगा हमारा, बीटा ये बनेगा। तो बीटा डिक्रीज किया या इंक्रीज किया, तो बीटा डिक्रीज किया, यानी हम जब यहां आ रहे हैं तो बीटा क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और यानी कहने का मतलब इससे इधर जा भी नहीं सकते हैं, तो ये मिनिमम है, तो बीटा मिनिमम है, वेरी गुड। और हम अल्फा को अगर ध्यान से देखें तो अल्फा तो हमेशा डी पर है, ये तो चेंजेबल है नहीं हमारा, तो ऑब्वियस है कि अल्फा चेंज नहीं करेगा, वेरी गुड। तो अल्फा चेंज नहीं करेगा, अल्फा कांस्टेंट, बीटा मिनिमम हो गया, तो एम भी क्या हो गया, मिनिमम। यानी कहने का मतलब इस केस में हमारा मैग्नीफाइंग पावर क्या हो गया, मिनिमम हो गया। क्या हो गया, मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम हो गया। ये एक केस हुआ। दूसरा केस क्या बोले थे कि वैसा एडजस्टमेंट जो मेरा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन एडजस्टमेंट इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। चलो देखो इसको, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। यानी इस केस में क्या होगा, इमेज बनेगा डी पे, इमेज कहां बनना चाहिए, डी पे, यानी ये डिस्टेंस डी होना चाहिए, विच इज माइनस डी, जो कि इस तरफ है। अब फॉर्मूला लगाओ, 1/v प्लस 1/u प्लस 1/f। अब बोलो क्यों लगाएगा, इसका रीजन है क्योंकि हम अभी जस्ट देखे थे कि m इक्वल्स डी अपॉन यू था, तो हमको ये पता करना होगा ना कि माइनस डी डिस्टेंस के लिए u है कितना, तभी तो वहां रखेंगे। एक्चुअली 1/u फाइंड आउट कर ले हम लोग, तो माइनस 1/d प्लस 1/u इक्वल्स क्या हो जाएगा, 1/f। तो 1/u क्या हो जाएगा, 1/f प्लस 1/d। तो यहां से 1/u का जस्ट वैल्यू वहां रख दे हम लोग, तो m इक्वल्स हो जाएगा, d रहने दो, d रहने दो, तो 1 प्लस f प्लस d, और ऊपर थोड़ा सा मिटा के इसको और लिखते एक चीज और, तो d अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो m इक्वल्स हो जाएगा हमारा d अपॉन f प्लस 1। ये रिजल्ट हो गया हमारा, जो कि इस वैल्यू से जस्ट 1 ज़्यादा है। यानी जब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में बनेगा तो मैग्नीफाइंग पावर ये मिनिमम था, ठीक है, यानी 2 से ज़्यादा है, लेकिन ये
और इसको हम लोग कहते हैं मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं पॉसिबल है। देखो कैसे, फोकस पे था तो इनफाइनाइट पे बन रहा था इमेज। अब इनफाइनाइट से इधर आने का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट को इधर लेते जाएं, पार्टिकुलर इस एक पॉइंट पे चले जाएं जहां पे इमेज डी पे बन जाए, ठीक है ना। एक पार्टिकुलर एक ऐसा पोजीशन ले लें जहां इमेज कहां बन रहा हो, डी पे, क्योंकि डी से अगर पहले इमेज बनेगा तो हमको दिखेगा भी नहीं। हम लोग ना वो जैसे चिराग तले अंधेरा, चिराग के जस्ट आगे अंधेरा होता है, वहाँ कुछ चीज दिखता नहीं है, तो वैसे ही आंख के लिए क्या कि उस डी डिस्टेंस से पहले का कोई भी इमेज हो वो हमको दिखने वाला नहीं है। तो एक पार्टिकुलर डिस्टेंस जहां पे जाने के बाद डी क्या हो जाए, मतलब डी पर इमेज बन जाए, उससे आगे इमेज बनेगा तो कभी दिखेगा नहीं, ठीक है। और यहाँ पे बी मिनिमम है, और ये बी जो बीटा मिनिमम है वो मैक्सिमम कहाँ मिला हमको, जब इमेज डी पे बन रहा था। यानी इस केस वाले में क्या है कि बीटा मैक्सिमम है, और बीटा मैक्सिमम है तो मैग्नीफाइंग पावर भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यानी अगर कोई पूछे कि मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम कितना होता है, इसके लिए सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए तो डी बाई एफ, और मैक्सिमम कितना होता है तो 1 + डी बाई एफ। ये सिंपल है हम लोग का, इसको नोट करो। अगले क्लास में हम लोग चलेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में और टेलीस्कोप के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहो। स्टे होम, स्टे सेफ।